हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर डिमांड। ओके, अच्छा देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर में वी स्टडीड अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हमने इकोनॉमी की पढ़ी थी तो वो जो थी वो प्रॉब्लम्स थी। अब उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सॉल्व होती है प्राइस मैकेनिज्म की फंक्शनिंग से। ठीक है, अब ये प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? ये प्राइस मैकेनिज्म होता है बेसिकली प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को डिटरमाइन करना। ठीक है, अब वो प्राइस कैसे डिटरमाइन होंगे वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर। इसमें हम डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी वजह से कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है किसी भी गुड का, वो सब हम इस चैप्टर में और आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यही सॉल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का। ओके, अब क्या है, अब ये देखिए कि टू स्टडी प्राइस मैकेनिज्म हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला कि रिलेशन बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड द चेंज इन डिमांड, मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं, पहली चीज़ एक ये रिलेशन हम ध्यान में रखेंगे। सेकेंड, द रिलेशन बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड द चेंज इन सप्लाई, और सप्लाई में क्या चेंजेस हो रहा है प्राइस की वजह से। तो ये जो प्राइस है इससे डिमांड में क्या फ़र्क पड़ा और इस प्राइस की वजह से ही सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ा। ये दो चीज़ों का जो रिलेशन है, प्राइस डिमांड प्राइस सप्लाई, ये ही डिटरमाइन करेगा प्राइस मैकेनिज्म। तो ये ही हमें पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम ये टॉपिक और ये टॉपिक कवर कर लेंगे तब ये आपका थर्ड टॉपिक आएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन यानी प्राइस मैकेनिज्म। तो इसीलिए हमने पूरी अपनी स्टडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आगे एक डिमांड, पहले हम पूरा डिमांड पढ़ लेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट सप्लाई एंड देन प्राइस डिटर्मिनेशन, इन दोनों की हेल्प से। ओके, देखो बेटा, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बेस आपकी दोनों फोर्सेस काम करती है। डिमांड अपना काम करती है, सप्लाई अपना काम करती है। डिमांड का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिमांड डिपेंड करती है या जिनसे डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, दोनों डिमांड और सप्लाई जो हैं, इन फैक्टर्स से जो उन पे फ़र्क पड़ा उसकी वजह से कुछ ये ऑपरेट करते हैं, कभी कम होती हैं कभी ज़्यादा होती है। जहाँ पे ये फिक्स हो जाती हैं, तो दोनों डिमांड और सप्लाई जहाँ फिक्स हो जाएंगे आपस में, वो एक पॉइंट होता है जो प्राइस डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो आगे वाले चैप्टर्स में हम यही पढ़ेंगे, इसलिए हमें इन तीनों का पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। पहले डिमांड सप्लाई फिर प्राइस डिटर्मिनेशन। अच्छा, इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो टर्म्स बेसिकली यूज़ होंगे आगे। एक होता है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं वो दो तरह की होती है, एक होता है फ्री गुड्स, एक होता है इकोनॉमिक गुड। फ्री गुड्स जो आपको फ्री हैं, अनलिमिटेड सप्लाई है, जैसे एयर है उसके आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। ठीक है, धूप है उसके लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ता। और इकोनॉमिक गुड्स होते हैं जिनके लिए आप पे करते हैं, जिनको अगर आपको कंज्यूम करना है तो यू नीड टू पे मनी फॉर देम। ओके, सेकेंड इज मार्केट। व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज एन एरिया इन विच बायर एंड सेलर ऑफ दैट गुड आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर सेलर अपना सामान बेचेगा, बायर खरीदेगा, और वो दोनों आपस में मिलके अपना आपस में लेना और देना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज प्राइस? प्राइस तो आपको पता ही है, अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू बी पेड फॉर अ कमोडिटी। आप किसी भी सर्विस के लिए, किसी गुड के लिए जो पैसा दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, दैट इज प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। व्हाट इज डिमांड? डिमांड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड a consumer are willing to buy at a particular price, मतलब डिमांड वो होती है कि कितनी क्वांटिटी, कितने पर्टिकुलर प्राइस पे आप खरीदने के लिए रेडी हो, दैट इज़ योर डिमांड, जो आप खरीदने के लिए रेडी हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है, अच्छा अभी हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब फैक्टर्स विच विल डिटरमाइन द डिमांड, जिन पे डिमांड आपकी डिपेंड करती है। तो डिमांड आपकी दो तरह की होती है। एक इंडिविजुअल की डिमांड होती है, लाइक अगर हम एक किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्सन की, कि उसकी डिमांड किस चीज़ से अफेक्ट हो रही है, या
तो वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। और अगर हम पे एक पर्टिकुलर एरिया या मार्केट की बात करें, बहुत सारे कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन होता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से, उन सबको अगर हम एक साथ माने तो दैट इज़ योर कंबाइंड डिमांड एंड दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड। और एक आदमी की, सिंगल कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड और सब लोगों की मिला के डिमांड को अगर हम सम अप करें दैट इज़ योर मार्केट डिमांड, राइट। तो अब कहेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल डिमांड। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 इज़ ऑफ कोर्स इनकम ऑफ कंज्यूमर। आपको पता ही है, इसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि इनकम पे ही आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप कोई कमोडिटी ज़्यादा खरीद पाएंगे, और कम है तो आप कम खरीद पाएंगे। इसमें भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज़ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो बेसिकली जो हमारे नॉर्मल गुड्स है जिन पे प्राइस का फ़र्क पड़ता है, ठीक है, या फिर जिन पे इनकम का फ़र्क पड़ता है। लाइक अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आप ज़्यादा खरीदेंगे उनको, और अब इनकम कम हो गई तो कम खरीदेंगे। ऐसे गुड्स को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अ गुड हुज डिमांड राइजेस विद द राइज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। एंड नंबर 2 इज inferior goods. Inferior goods, a good whose demand falls with rise in income. ये वो वाले गुड्स होते हैं, अगर सोचिए आपके हिसाब से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि हम कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई राइस है जो बेकार क्वालिटी वाला, सबसे सस्ता वाला राइस हम मान लेते हैं, ठीक है। अब अभी आप दैट राइस इज़ नॉर्मल फॉर यू, अगर आप अभी कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसे इन्फीरियर या ख़राब समझ रहे हैं, बट हम वो कंज्यूम कर रहे हैं अपनी इनकम के हिसाब से। अब मान लीजिए हमारी इनकम बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, उस राइस में को छोड़ के एक बेटर क्वालिटी का राइस लेना शुरू कर देंगे। अब वो जो राइस हमने बेटर लिया तो जो पुराना राइस था उसकी डिमांड कम हो गई। तो आपकी इनकम बढ़ने से जिस गुड की डिमांड कम हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड इन्फीरियर गुड, क्योंकि आप एक बेटर क्वालिटी की तरफ जाना चाहते हो, ओके। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मैंने आपको बता दी है कि नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड, ये हम क्वालिटी की बात नहीं करते। बेसिकली इट इज़ योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग विच डिपेंड्स ऑन योर इनकम लेवल। द डिफरेंस बिटवीन गुड इज़ नॉट बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड, इस पर डिपेंड नहीं करता, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग फॉर द गुड, ठीक है। जैसे आपको अब राइस अच्छा वाली क्वालिटी का खाने का मन है, तो दैट इज़ योर लाइकिंग फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ राइस, ओके। एंड दैट डेवलप विल चेंज इन इनकम लेवल। वो किसकी वजह से हुआ है? इनकम की वजह से, ओके। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया इनकम का, जिसकी वजह से डिमांड में फ़र्क आया। सेकेंड पॉइंट इज ओन प्राइस ऑफ द गुड। गुड के अपने प्राइस, अगर कोई भी गुड आप खरीदेंगे तो ऑफकोर्स उसके प्राइस का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा उस पर। अगर वो प्राइस कम होंगे उसके तो आप ज़्यादा खरीदोगे, प्राइस बढ़ गए अगर उस गुड के तो आप कम खरीदोगे। तो दिस इज़ द डायरेक्ट लिंक है इसका गुड्स की डिमांड पे, प्राइस का, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट आता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो उस गुड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम मान लीजिए टी हमने बात करी, चाय की बात करी, तो पहला पॉइंट था कि चाय की प्राइस की बात थी कि चाय का प्राइस बढ़ा तो आपने चाय कम लेनी शुरू कर दी। टी किसी कंपनी की, अगर मान लीजिए ताज की आप लेते हैं, प्राइस कम हुए तो आपने ताज की टी ज़्यादा लेनी शुरू कर दी। अब क्या है, उस टी की जगह प्राइस ऑफ अदर गुड, दूसरे गुड्स के प्राइस की वजह से उस पे फ़र्क पड़ना, ये आता है अदर गुड्स में। अब ये अदर गुड्स कौन कौन से होते हैं आपके? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड अनरिलेटेड गुड्स, ठीक है। तो अदर गुड में पहला है सब्स्टिट्यूट गुड। वो कौन से होते हैं? इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड हम पढ़ेंगे अब, कि सब्स्टिट्यूट गुड के चेंज होने से हमारे गुड पे क्या फ़र्क पड़ा, जिस गुड की हम बात कर रहे हैं उसकी डिमांड पे। ये वो गुड होते हैं जिनको हम इस गुड की जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम टी और कॉफ़ी लेते हैं, तो आप टी अगर महंगी लगेगी आपको तो आप कॉफ़ी पे चले जाओगे, कॉफ़ी महंगी लगेगी तो टी पे चले जाओगे। तो ये दोनों गुड्स एक दूसरे के क्या हैं? सब्स्टिट्यूट हैं, ओके। तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है इनके प्राइस और डिमांड में। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड। इसको मैं समझा देती हूँ, इस पॉइंट को आपको किस तरह से पॉजिटिव, ये ध्यान रखिएगा रिलेशन। जैसे प्राइस में और डिमांड में जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव, कि एक चीज़ ज़्यादा होती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, उसे बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन,
ओके, या नेगेटिव रिलेशन। अभी इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, सब्स्टिट्यूट गुड में और नॉर्मल गुड की डिमांड में। अब देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया टी एंड कॉफ़ी। टी हमारा गुड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा कॉफ़ी के प्राइस चेंज होने से, वो हम पढ़ेंगे। मान लीजिए प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो है वो कम हो गया, इट फॉल्स, फिर क्या होगा, कॉफ़ी का प्राइस अगर कम हुआ तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। भाई लोगों को सस्ती लग रही है कॉफ़ी अब, तो वो ज़्यादा पियेंगे, वो कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे, तो टी जो उसका सब्स्टिट्यूट था वो कम हो गया। इसका मतलब हमारा जो गुड था टी, उसकी डिमांड कम हो गई बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। तो इसका मतलब कॉफ़ी के प्राइस गिरे तो हमारी टी की डिमांड भी कम हो गई। तो ये इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव। ये गिरा तो ये भी गिरा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ठीक है। अगर कॉफ़ी का प्राइस मान लीजिए बढ़ा होता तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई होती, तो कॉफ़ी की अगर डिमांड कम होती तो हमारी टी की डिमांड बढ़ जाती, तो वो भी ये बढ़ता तो ये भी बढ़ता। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन। I hope it's clear. Next is effect of change in complementary goods. What are complementary goods? These are the goods used jointly. अगर आप एक यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमें दूसरा गुड यूज़ करना पड़ेगा. That good is called complementary good. Okay? जैसे टी एंड मिल्क हमने लिया. Okay? अब टी और मिल्क में चाय में दूध तो डलता ही है, तो दिस मिल्क इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब इस मिल्क के प्राइस के चेंज होने से जो इफेक्ट टी की डिमांड पे पड़ेगा वो एक फैक्टर है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे मिल्क के प्राइस बढ़ गए, प्राइस ऑफ मिल्क राइजेस, तो मिल्क की डिमांड जो है वो कम हो गई, लोग दूध कम खरीदेंगे। अब जिस घर में दूध कम आएगा तो वहाँ चाय भी कम बनेगी, चाय कम बनेगी तो आप चाय की पत्ती कम खरीदेंगे। तो प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ा तो मिल्क की डिमांड कम हुई, डिमांड फॉर टी भी कम हो गई। तो प्राइस ऑफ मिल्क से डिमांड ऑफ टी की जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, ये बढ़ता है तो ये कम होता है, ये कम होता है तो ये बढ़ता है। दिस इज इन्वर्स रिलेशन, ओके। एंड नेक्स्ट इज अनरिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स विच डोंट हैव एनी रिलेशन टू ईच अदर, नो रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। लाइक टी एंड पेट्रोल, टी का पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, इसमें से चाहे इसका प्राइस कम हो ज़्यादा हो, इसका कम हो ज़्यादा हो, आपस की डिमांड में देयर विल बी नो लिंक, नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डिमांड, ठीक है। तो हमने 3 अदर गुड्स का पढ़ लिया, अनरिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपको पता है जैसे फैशन चेंज होता है तो आप भी फैशन के अकॉर्डिंगली ही डिमांड करेंगे। अगर फैशन चेंज हो गया तो ओल्ड फैशन चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, न्यू फैशन की चीज़ की बढ़ जाएगी। नंबर 5 इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर आपको लगता है फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है या वो चीज़ क्या कहते हैं ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपका एकदम डायरेक्ट रिलेशन है, आप एकदम ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, उसको अपने पास स्टॉक रख लेंगे कि भाई फ्यूचर में प्राइस ना बढ़ जाए। लाइक इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द फ्यूचर, इट्स प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज। Okay, these are the 5 factors which will determine demand of an individual. Okay. अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड फॉर अ गुड। मार्केट आपको मैंने बताया था, मार्केट डिमांड इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मतलब जो हमने 5 फैक्टर्स अभी पढ़े थे इंडिविजुअल डिमांड में, जो इनकम हुआ, प्राइस हुआ, प्राइस ऑफ द गुड हुआ, ठीक है, ये सारे जो पढ़े थे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सारे तो हैं ही जो मार्केट डिमांड में अफेक्ट करेंगे, उसको फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ साथ 3 और ऐसे फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब टोटल 8 हो गए, 5 पुराने वाले एंड 3 मोर, तो टोटल 8 फैक्टर्स आर देयर विच विल इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड। ओके, तो अभी इनमें पहला फैक्टर है कंपोजिशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी जगह तो ऑफ कोर्स किसी गुड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन के ज़्यादा या कम होने से डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ साथ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो मिल्क की डिमांड ज़्यादा हो गई, उनसे रिलेटेड चीज़ें, टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो जो उनसे रिलेटेड चीज़ें। अगर बड़े लोग हैं, ओल्ड हैं, तो उनके हिसाब की चीज़ें डिमांडेड में ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। तो कंपोजिशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन दोनों मैटर करता है
डिमांड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पीपल। अब ये है कि जो इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। रिच लोगों के पास ज़्यादा पैसा है इकोनॉमी का, या पुअर लोगों के पास ज़्यादा है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर इन फेवर ऑफ रिच, तो वो लोग क्या डिमांड करेंगे, लग्जरी चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो वो ज़्यादा डिमांड में आएंगी, तो डिमांड उनकी ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर जो मनी है इज़ इन फेवर ऑफ पुअर, तो वो लोग ज़रूरत की चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे, तो उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज सीजन्स एंड वेदर्स। अब जैसा वेदर, अगर रेनी सीजन होगा तो यू विल डिमांड मोर फॉर अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट। अगर विंटर का है यू विल डिमांड मोर फॉर जैकेट्स एंड स्वेटर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वेदर पे भी डिपेंड करती है जो डिमांड है। तो ये 3 फैक्टर्स हमने मार्केट डिमांड के पढ़े, इंडिविजुअल के 5 फैक्टर्स पढ़े। तो मार्केट में टोटल 8 हो गए हैं और इंडिविजुअल में 5 फैक्टर्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये आपको बेसिकली बताएगा हाउ इज़ द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब डिमांड शेड्यूल अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर का हम देखेंगे, जिसमें बाकी फैक्टर्स को हम किसी को चेंज नहीं देख रहे, सिर्फ प्राइस का फ़र्क देख रहे हैं, डिमांड पे क्या पड़ रहा है, इनकम हुआ, टेस्ट प्रेफरेंस हुआ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स हुआ, बाकी सब कांस्टेंट है, नो चेंज इन देम। प्राइस अगर 5 था किसी गुड का तो उसकी डिमांड 100 थी, 4 हुआ तो 200 बढ़ गई डिमांड, प्राइस और कम हुआ तो डिमांड और बढ़ गई, और कम हुआ तो और। सो इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अच्छा, अभी मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जैसे हमने पहले सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की डिमांड पढ़ी थी, प्राइस से एक ही इंडिविजुअल पे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हम 2 का पढ़ेंगे, ए का तो था ही, बी का भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो इसका 5 था तो ए का 100 था, बी का मान लीजिए 50 था, तो ये सब हमने एज्यूम कर ली चीज़ें। तो हमें मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी, इन दोनों को टोटल कर देंगे। आप ए का और बी का दोनों का टोटल कर देंगे तो ये हमारा प्राइस पे मार्केट की डिमांड का फ़र्क पता चल जाएगा कि जब 5 था तो 150 हुआ, 4 हुआ तो 300, एंड दिस 300 इज टोटल ऑफ दिस, मतलब ये एडिशन है इन दोनों का। ठीक है, तो ये आपकी मार्केट डिमांड निकल गई। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर अ गुड इज मियरली द सम ऑफ डिमांड शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ दैट गुड। सारे इंडिविजुअल का टोटल है ये। ओके, अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का लॉ, व्हाट इज दिस? इट इंडिकेट्स relationship between change in price of a good and consequent change in demand for a good. बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ा। दिस विल कम इन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें इनका रिलेशन बताता है, किसका, डिमांड का और प्राइस का। ठीक है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन डिमांड। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को, तो इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। सबसे पहले आप बताएंगे स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की, किस तरह लिखा जाएगा। तो देयर इज दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ गुड। ये तो आपको पता ही है, इनवर्स रिलेशन है प्राइस में और गुड में। ठीक है, तो और हम ये एज्यूम करते हैं देयर इज़ नो चेंज इन ऑल अदर फैक्टर्स। जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता, ना इनकम बढ़ती है कम होती है, ना हमारा टेस्ट में कोई चेंज आता है, ना किसी अदर गुड के अंदर कोई चेंज आया है, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। अब इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कि वाई देयर इज़ इनवर्स रिलेशन इन प्राइस एंड डिमांड, तो हम 2 चीज़ों का 2 प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। नंबर 1 इज़ जो हमने पहले भी पढ़े थे, इक्विलिब्रियम चैप्टर जो पढ़ा था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था MU शुड बी इक्वल टू प्राइस। अगर सिंगल कमोडिटी है तो हमने पढ़ा था MUX इक्वल टू PX, मतलब MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी किसी कमोडिटी की शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ये पढ़ा था। एंड सेकेंड हमने पढ़ा था जब 2 गुड्स का पढ़ा था कि द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इन दोनों के बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन करेंगे लॉ को। ओके, अभी फर्स्ट जो प्रिंसिपल है ऑन द बेसिस ऑफ MU इक्वल टू प्राइस, इस प्रिंसिपल के बेस पे हम लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है कंज्यूमर परचेजेज अ गुड अप टू अ पॉइंट वेयर MU इज इक्वल टू प्राइस। ये हमने पढ़ा हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर होगी, तब कंज्यूमर जो है तब तक खरीदेगा उस गुड को, जब तक ये इक्वल होती है। अब सपोज मान लीजिए किसी कमोडिटी के प्राइस कम हो गए, इक्वल थे तब तक खरीद रहा था, लेकिन अब प्राइस कम हो गए किसी कमोडिटी के। अब क्या होगा उसकी वजह से, प्राइस अगर कम हुए तो MU तो हमारा ज़्यादा हो गया प्राइस से,
इट बिकम्स लोअर देन MU, मतलब प्राइस कम हो गया, MU ज़्यादा हो गया। ओके अब इससे क्या होगा, किसी चीज़ के प्राइस कम हो गए और यूटिलिटी उससे बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ही इट विल इंड्यूस कंज्यूमर टू बाय मोर यूनिट ऑफ दैट गुड। तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस गुड को और खरीदेगा, बिकॉज अभी वो सस्ता हो गया, जिससे उसको और सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम गेन हो। जिससे क्या होगा, इट शोज व्हेन प्राइस कम डिमांड इंक्रीजेस, ये आपको पता ही है। एंड कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर अंटिल MU फॉल्स एनफ टू प्राइस अगेन। अब वो तब तक उस चीज़ को खरीदता रहेगा जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके बराबर प्राइस के नहीं आ जाए। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकेंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें भी क्या है, सेम वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन रेशियो ऑफ MU टू प्राइस, ये जो रेशियो है एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी के जब बराबर होगा, MU x अपॉन PX इक्वल टू MU y अपॉन PY, तब वो इक्विलिब्रियम होगा। मान लीजिए अब प्राइस फिर से कम हो गए, ठीक है, दिस चेंज डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। अब प्राइस अगर कम हो गए तो ये जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है, दोनों इक्वल हैं, ये डिस्टर्ब हो गया। ओके इससे क्या होगा, अब x के प्राइस अगर कम हुए हैं तो ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी x बाय PX जो है वो ज़्यादा हो गई। इससे यूटिलिटी अब मुझे ज़्यादा मिल रही है y के कंपैरेटिवली। अब मैं x को ज़्यादा खरीदूंगी और y को कम लेना शुरू कर दूंगी। तो दिस इंड्यूसेस कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ x एंड लेस ऑफ y, ठीक है। दिस शोज व्हेन प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेस, x के अगर कम हुए हैं तो डिमांड उसकी बढ़ गई है x की, और कंज्यूमर अब तब तक इसको खरीदता रहेगा x को जब तक वो y के बराबर नहीं आ जाए और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है इससे कम होना शुरू हो जाए। तो एट द एंड वो उसके इक्वल आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ टू प्रिंसिपल्स, दीज टू। ओके आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। एंड आगे हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ डिमांड का, शिफ्ट इन डिमांड का, और ये चैप्टर जो है चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम इनकी इलास्टिसिटी है डिमांड का, वो सारा कंप्लीट करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।